समर्पण क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मनुष्य में पोषण संबंधी प्रक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि पोषण क्या होता है। देखिए, जो भोजन आप ग्रहण करते हैं पहले उस भोजन का पाचन होता है। कहाँ? आहार नाल में। आहार नाल में जिस भोजन का पाचन होता है वह पचा हुआ भोजन जो होता है हमारे आहार नाल में उपस्थित जो छोटी आंत्र है, छोटी आंत्र की दीवार में उस भोजन का अवशोषण हो जाता है और वह अवशोषित भोजन जो है वहां से रुधिर के माध्यम से प्रत्येक कोशिका तक पहुंचता है। तो यह सारा प्रोसेस जो है पोषण कहलाता है। अर्थात पोषण मतलब क्या होता है? पोषण का अर्थ हुआ कि जो भोजन हम ग्रहण किए हैं उस भोजन का हमारे आहार नाल में पाचन होगा और जो पचा हुआ भोजन है वह आहार नाल में उपस्थित जो छोटी आंत्र है वह छोटी आंत्र की दीवार में अवशोषित होगा और वह अवशोषित भोजन रुधिर के माध्यम से छोटी आंत्र से पहुंचता है। कहाँ? हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में। और यह सारा प्रोसेस जो हुआ इसे क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। तो इस प्रकार से देखें, देखिए पोषण को अगर हम सामान्य तौर पर समझें तो सिर्फ हम समझ लेते हैं भाई पोषण करते क्या? भोजन करना। तो अगर अब कोई पूछे भाई भोजन हम क्यों करते हैं, तो आप कहोगे हम भोजन करते हैं किस लिए? हम भोजन करते हैं अपने शरीर में जितनी भी प्रक्रियाएं हो रही हैं, हमारे शरीर में होने वाली समस्त प्रक्रियाएं जो है वह पोषण के द्वारा ही संपन्न होती हैं। कहने का मतलब कि भोजन करते हैं तभी हमारे शरीर की प्रत्येक क्रिया जो है संचालित होती है। भोजन नहीं करेंगे तो हमारे शरीर के अंदर जो क्रियाएं हैं वह संचालित नहीं होंगी। तो अपने शरीर के अंदर जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, जो भी फंक्शन हो रहा है, उन फंक्शन को संपन्न करने के लिए हमको भोजन की आवश्यकता होती है। अब बात यह आती है कि जो भोजन हम करते हैं वह भोजन जाता कहाँ है? जो भोजन हम करते हैं, अगर वैसे सामान्य तौर पर कहें तो भाई कहेंगे हम जो भोजन करते हैं वह पेट में जाता, तो यह बात गलत है। सिर्फ हम यह कहते हैं कि भाई जो भोजन किए वह भोजन पेट में जाता है, ये बात गलत है। क्यों? कि जो आप भोजन करते हो वह पेट में ही नहीं जाता, बल्कि वास्तव में क्या होता है, जो भोजन आप करते हैं वह भोजन हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंचता है। भोजन सिर्फ पेट में जाना यह बात गलत है, बल्कि सही बात क्या है कि जो भोजन हम करते हैं वह भोजन हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंचता है। अब बात यह आती है कि अगर कोई यह कहे कि भाई जो भोजन हम कर रहे हैं उस किस प्रकार से वह भोजन शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंचेगा, तो वही तो है ना। पहले आप भोजन करोगे तो भोजन का पाचन होगा। जब भोजन का पाचन होगा तो जो पचा हुआ भोज्य पदार्थ है वह हमारे छोटे आंत में अवशोषित होगा और अवशोषित होकर वहां पर उधिर के माध्यम से शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में पहुंचता है। अब एक बात यह आती है कि जब पाचन होता है तो क्या होता है? पाचन के समय क्या होता है? देखिए, हमें यह बात पता है कि जो हमारी कोशिकाएं हैं, कोशिकाएं बहुत छोटी होती हैं। हमारे शरीर की कोशिकाएं बहुत छोटी होती हैं। जिस प्रकार से छोटे छोटे बालू के कणों से मिलकर एक मूर्ति का निर्माण होता है, उसी प्रकार से अत्यंत छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर हमारे पूरे शरीर का निर्माण होता है। तो अगर हम समझें तो हम यह कहेंगे कि भाई हमारे शरीर में जो कोशिकाएं उपस्थित हैं उनका आकार बहुत ही छोटा होता है। अब जो भोजन हम किए हैं वास्तव में उस भोजन में पोषक पदार्थ होते हैं। तो जो भोजन में पोषक पदार्थ होते हैं, भोजन में उपस्थित जो पोषक पदार्थ होते हैं, उन पोषक पदार्थों को हमें पहुंचाना कहाँ तक होता है? उन पोषक पदार्थों को ही हमें पहुंचाना होता है कहाँ तक? कोशिका के अंदर तक। तो पोषक पदार्थ का अर्थ क्या है? जैसे मान लो कि भाई कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है या विभिन्न प्रकार के मिनरल्स हैं, ये सब पोषक पदार्थ कहलाते हैं। तो भोजन में ये पोषक पदार्थ उपस्थित होते हैं। जब हम भोजन करते हैं तो वास्तव में भोजन करते हैं सिर्फ इन्हीं पोषक पदार्थों को ही ग्रहण करने के लिए, क्योंकि हमें कोशिका के अंदर सिर्फ पोषक पदार्थों को ही पहुंचाना होता है। लेकिन अब चूंकि पोषक पदार्थ भोजन में ही पाए जाते हैं इसलिए हमको भोजन करना होता है। जब हम भोजन करेंगे तो क्या होता है? भोजन करने से हमें भोजन में वह पोषक पदार्थ मिलेंगे और लेकिन वह चूंकि भोजन के साथ रहते हैं, भोजन के साथ संयुक्त रहते हैं, जब पाचन होता है तो पाचन के फलस्वरूप जो भोजन के साथ संयुक्त पोषक पदार्थ होते हैं वह पोषक पदार्थ अलग हो जाते हैं और जो पाचन के फलस्वरूप पोषक पदार्थ अलग हुए हैं उन्हीं पोषक पदार्थों का ही हमारे आहार नाल में क्या होता है? अवशोषण होता है और अवशोषण के पश्चात उसको हम क्या करते हैं? रुधिर के माध्यम से शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाते हैं। तो अगर यह बात आपको स्पष्ट है तभी आप यह समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या होता है, क्योंकि हम यह जानते हैं कि भाई कोशिकाओं का आकार बहुत छोटा होता है और उन छोटी आकार वाली कोशिकाओं में अगर हमें भोजन में उपस्थित जो पोषक पदार्थ है उनको पहुंचाना है, तो भोजन में उपस्थित पोषक पदार्थ को उन छोटी छोटी कोशिकाओं में पहुंचाने के लिए उन
पोषक पदार्थों का आकार हमको बहुत छोटा करना पड़ता है। तो उन पोषक पदार्थों का आकार छोटा करने के लिए क्या किया जाता है? पाचन किया जाता है। तो पाचन में क्या होता है? भोजन के पाचन में क्या होता है भाई? भोजन के पाचन में पहली बात तो आपको ये जानना है कि जो भोजन आप ग्रहण करते हैं, उस भोजन के जो अणु होते हैं, उस भोजन के अणु बहुत जटिल होते हैं। जटिल मीन्स बड़े होते हैं। जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उसके अणु बहुत जटिल होते हैं, उनके अणु अघुलनशील होते हैं, मतलब घुलनशील नहीं भी होते, और साथ साथ वह अविसरणशील होते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ? जो भोजन हम ग्रहण करते हैं, भोजन के अणु बहुत जटिल अर्थात बड़े होते हैं, अघुलनशील भी हो सकते हैं और अविसरणशील होते हैं। अविसरणशील मतलब क्या होता है? अविसरणशील का अर्थ होता है कि भाई क्योंकि कोशिकाएं बहुत छोटी होती हैं, तो उन कोशिकाओं में अगर उनको पहुंचाना है तो पहुंचाने के लिए उनका आकार बहुत छोटा होना चाहिए। लेकिन जो भोजन होता है, जो भोजन हम ग्रहण करते हैं, उसका आकार बहुत बड़ा रहता है। तो वह बड़े कण जो होते हैं भोजन के, वो बड़े कण कोशिका में पहुंच नहीं सकते। अगर कोशिका में पहुंच गए तो बोलेंगे विसरणशील है। कोशिका में पहुंचने योग्य न हो बल्कि उनके अणु बड़े हो, कोशिका में न जा पाए, तो क्या बोलेंगे कि वह अणु कैसे हैं? अविसरणशील। तो कब वह कोशिका में पहुंचेंगे? जब भाई उनके अणु बहुत छोटे हों, इतने छोटे हों कि वह कोशिका में आसानी से विसरित हो जाए, तब बोलेंगे वो विसरणशील हो गया। तो क्या होता है पाचन में? पाचन में जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, चूंकि वह भोजन के अणु बहुत जटिल, अघुलनशील और अविसरणशील होते हैं, तो भोजन में उपस्थित जो जटिल अणु हैं उनको सरल अणुओं में अर्थात छोटे अणुओं में, जो अघुलनशील अणु हैं उनको घुलनशील अणुओं में, तथा जो कोशिका में विसरण योग्य नहीं है अर्थात अविसरणशील अणु हैं उनको कोशिका में विसरित होने योग्य अर्थात विसरणशील बना देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ? जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उस भोजन के अणु बहुत जटिल होते हैं, अघुलनशील होते हैं और कोशिका में पहुंचने योग्य नहीं होते अर्थात अविसरणशील होते हैं। तो पाचन के फलस्वरूप क्या करते हैं? पाचन के फलस्वरूप उन जटिल अणुओं को तोड़कर सरल कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, जो अघुलनशील अणु को घुलनशील बना देते हैं, तथा जो कोशिका में पहुंचने योग्य अणु नहीं होते उनको क्या करते हैं? छोटा करके विसरणशील बना देते हैं। और जब ऐसा कर देते हैं तब कोशिका में आसानी से भोजन पहुंच जाता है या भोजन के पोषक पदार्थ पहुंच जाते हैं, और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। अगर सिर्फ आपको पाचन की परिभाषा देनी है तो आप ऐसे कहोगे कि भोजन में उपस्थित जो जटिल, अघुलनशील और अविसरणशील अणु होते हैं उनको सरल, घुलनशील और विसरणशील अणुओं में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। और पाचन के फलस्वरूप क्या होता है? भोजन में उपस्थित जो पोषक पदार्थ होते हैं वह भोजन से अलग हो जाते हैं। अब देखना, पाचन की प्रक्रिया संपन्न कहां पे होती है? तो पाचन की प्रक्रिया संपन्न होती है आहार नाल में। पाचन की प्रक्रिया संपन्न होती है कहाँ? आहार नाल में। आहार नाल को एलिमेंट्री कनाल कहते हैं। एलिमेंट्री कनाल अर्थात आहार नाल में पाचन संबंधी प्रक्रिया संपन्न होती है। अब देखो भाई आहार नाल है कहाँ? देखिए यहाँ पर जो इमेज बना हुआ है यह इमेज आहार नाल का ही है। यही आहार नाल का इमेज है और इसी आहार नाल में ही जो हम भोजन का अंतर ग्रहण करते हैं उस भोजन का क्या होता है? पाचन। कैसे होता है वह जानने से पहले आप जान लें कि आहार नाल के अलग अलग पार्ट कौन कौन से हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या दिख रहा है भाई? सबसे पहले यह मुख है, और मुख के बाद देखें मुख के अंदर कुछ खाली स्थान मिलता है। तो जो मुख के अंदर खाली स्थान है उसी खाली स्थान में जीभ, दांत, ताल ये सारे पार्ट पाए जाते हैं। तो जो वही खाली स्थान है उसी खाली स्थान को हम बोलते हैं क्या? मुख गुहा। तो आपको याद रखना भाई मुख गुहा क्या है? मुख गुहा क्या है? मुख गुहा कहोगे भाई जो मुख के अंदर का खाली स्थान होता है वही मुख गुहा कहलाता है। आपको एक बात यहाँ यह भी याद रखनी है, जो गुहा शब्द है, गुहा शब्द का अर्थ ही होता है क्या? रिक्त स्थान। तो मुख गुहा मीन्स क्या? मुख के अंदर का रिक्त स्थान। जो मुख के अंदर का रिक्त स्थान है उसे मुख गुहा कहते हैं। बाकी मुख गुहा के नीचे का जो पार्ट होता है, मुख गुहा के नीचे वाले पार्ट में ग्रसनी स्थित होती है। जब हम भोजन को निगलते हैं तो भोजन सर्वप्रथम कहाँ पहुंचता है? ग्रसनी में पहुंचता है। फिर ग्रसनी के नीचे का जो पार्ट होता है उसको ग्रास नाल कहते हैं। ग्रसनी के नीचे वाले पार्ट को ग्रास नाल कहते हैं।
और ग्रास नाल के आगे स्थित होता है हमारा कौन? आमाशय। आप ध्यान से सिर्फ सुनते चलें, बस ध्यान से सुनते रहे, आपको पूरा याद हो जाएगा। यह आमाशय हो गया। फिर आमाशय जब आगे बढ़ता तो यहाँ थोड़ा सा देखिए, यह पीले रंग का पार्ट जो दिख रहा, आमाशय के आगे का यह जो कर्व हुआ मुड़ा हुआ भाग दिख रहा है, यही मुड़ा हुआ भाग कहलाता है क्या? ग्रहणी। इसे ग्रहणी कहते हैं। बाकी ग्रहणी के बाद देखिए, यह जो ग्रहणी है ऐसे इस पार्ट के पीछे से इस प्रकार से आई है और मुड़ी हुई संरचना इस प्रकार से बना रही है। तो ग्रहणी के बाद यह मुड़ी हुई संरचना दिखाई दे रही है। इस मुड़ी हुई संरचना को हम बोलते हैं क्या? छोटी आंत्र। इसे हम छोटी आंत्र के नाम से जानते हैं। और छोटी आंत्र देखिए समाप्त कहाँ पे हो रही है भाई? छोटी आंत्र यहाँ पर चल के समाप्त हो रही है। और जहां पर छोटी आंत्र समाप्त होती है वहीं पर उल्टे यू आकार की संरचना प्रारंभ होती है। तो छोटी आंत्र जहां से खत्म हुई है वहां से उल्टे यू आकार की संरचना दिख रही है। इस उल्टे यू आकार की संरचना को बोलते हैं क्या? इसे हम बोलते हैं बड़ी आंत्र। तो जो बड़ी आंत्र है, बड़ी आंत्र नाम से बड़ी आंत्र है, इसके बावजूद भी उसकी लंबाई जो होती है छोटी आंत्र से कम होती है। फिर भी उसको हम बड़ी आंत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि उसकी चौड़ाई ज्यादा होती है। अब देखना, बड़ी आंत्र में ही एक छोटा सा पार्ट यहाँ पर नीचे दिख रहा है। इस छोटे से पार्ट को हम बोलते हैं कृमि रूप परिशेषिका। इस छोटे से पार्ट को हम बोलते हैं कृमि रूप परिशेषिका। कृमि रूप परिशेषिका बोलते हैं। अब यहाँ पे बड़ी आंत्र का जो अंतिम सिरा होता है थोड़ा सा सिग्मोइड होता है, थोड़ा सा कर्व होता है, मुड़ा होता है। इस पार्ट को हम मलाशय कहते हैं। और मलाशय जो है एक छिद्र द्वारा बाहर खुलता है जिसे हम गुदा कहते हैं। गुदा कहते हैं। तो ये सारा जितना भी यहाँ पे नाम लिखा गया है ये सारे आहार नाल के अलग अलग पार्ट हैं। तो अगर हम कहें कि आहार नाल के अलग अलग पार्ट के नाम बताओ, आप कहोगे भाई आहार नाल का पहला पार्ट यहाँ पे मुख से शुरू होता है, मुख, फिर मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनाल, आमाशय, छोटी आंत्र, बड़ी आंत्र, और यहाँ पे कृमि रूप परिशेषिका आप लिख दिए, ग्रहणी, मलाशय, गुदा। ये जितने भी पार्ट है ये सभी पार्ट किसके हैं? ये आहार नाल के अलग अलग पार्ट है, अलग अलग भाग हैं, या आहार नाल के अंदर उपस्थित अलग अलग क्या है? अंग है। अगर इनके इंग्लिश की बात करें तो जो मुख होता है, मुख को हम क्या बोलते हैं? मुख को भाई इंग्लिश में माउथ कहते हैं। इसी प्रकार जो हमारा मुख गुहा है, मुख गुहा को हम कहते हैं ओरल कैविटी। ओरल कैविटी, कैविटी मीन्स गुहा होता है, गुहा मीन्स खाली स्थान होता है। ग्रसनी जो होता है इसको इंग्लिश में फेरिंग्स कहते हैं। फेरिंग्स मीन्स ग्रसनी होता है। फिर ग्रास नाल इसको आइसोफेगस कहते हैं। आइसोफेगस मीन्स ग्रास नाल। यहाँ पे आमाशय है, आमाशय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टोमक बोलते हैं। स्टोमक मीन्स क्या होता? आमाशय होता है। फिर यहाँ पे छोटी आंत्र है, छोटी आंत्र को स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, इंटेस्टाइन। यहाँ पे बड़ी आंत्र की इंग्लिश क्या होगी? लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। यहाँ पे ग्रहणी है, इसकी इंग्लिश क्या होती है? ड्यूडेनम होती है। ड्यूडेनम मीन्स ग्रहणी होता है। फिर यहाँ पे मलाशय भी बचा है ना, कृमि रूप परिशेषिका। तो कृमि रूप परिशेषिका इंग्लिश में बोलते हैं क्या? वर्मी फार्म, वर्मी फार्म अपेंडिक्स, अर्थात कृमि रूप परिशेषिका। यहाँ पे मलाशय है, इसको इंग्लिश में हम रेक्टम कहते हैं। रेक्टम मीन्स मलाशय होता है। और यहाँ पे गुदा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एनस। तो ये जितने भी पार्ट अभी आप पे नाम लिखा गया वो सभी क्या है? आहार नाल के अलग अलग अंग है या अलग अलग भाग है। इसके अलावा कुछ चीजें और दिख रही हैं क्या? देखिए यहाँ पर जो यह रेड कलर का पार्ट दिख रहा है यह हमारा यकृत है। यह यकृत है जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीवर कहते हैं। उसके बाद यकृत में यहाँ पर एक थोड़ा सा पार्ट और दिख रहा है। यकृत के पास ही का जो यह पार्ट है इसे हम पित्ताशय कहते हैं, तथा इसको इंग्लिश में गाल ब्लैडर के नाम से जानते हैं। गाल ब्लैडर के नाम से जानते हैं, पित्ताशय हो गया। उसके बाद यहाँ पर एक पत्ती के समान संरचना दिख रही है। इस पत्ती के समान संरचना को क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं अग्न्याशय। अग्न्याशय को इंग्लिश में हम पैंक्रियाज कहते हैं। पैंक्रियाज मीन्स अग्न्याशय हो गया।
तो यहाँ पर जो भी 3 नाम लिखे, एक यकृत हो गया, दूसरा हमारा पित्ताशय हो गया और तीसरा अग्न्याशय हो गया। तो ये आहार नाल के भाग नहीं है, ये आहार नाल के भाग तो नहीं है, लेकिन यह भोजन के पाचन में सहायता करते हैं क्योंकि इनके अंदर पाचक एंजाइम्स होते हैं। और या मतलब किसी भी प्रकार से इस मतलब जो पित्ताशय में एंजाइम्स तो नहीं मिलता, लेकिन इसके बावजूद भी क्या करती है, भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। तो इसलिए हम कहेंगे कि भाई जो हमारा यकृत है, पित्ताशय है, अग्न्याशय है, इनको आहार नाल का भाग तो नहीं कहेंगे, इसके बावजूद भी यह लोग जो है पाचन में सहायता करते हैं। अब चलिए, अब हम क्या करेंगे, अलग अलग करके पढ़ेंगे किस प्रकार से भोजन का पाचन हमारा होता है। तो देखिए, भोजन का पाचन मुख्य रूप से कहाँ कहाँ होता है, पहले ये जान लें। भोजन का पाचन जो है, भोजन का पाचन हर पार्ट में नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आहार नाल में जितने भी भाग विद्यमान है, आहार नाल के हर पार्ट में भोजन का पाचन होता है। तो भोजन का पाचन जो है मुख्य रूप से इन 4 भागों में होता है। कौन कौन? एक तो हमारा मुखगुहा हो गया। भोजन का पाचन आहार नाल के हर पार्ट में नहीं होता। मुख्य पार्ट कौन है? एक तो मुखगुहा हो गया, मुखगुहा में पाचन होता है। दूसरा, ग्रसनी ग्रासनाल में कोई पाचन नहीं होता। फिर पाचन कहाँ होता है? आमाशय में पाचन होता है। उसके बाद पाचन हमारा ग्रहणी में भी होता है। और अंततः सबसे अधिक पाचन हमारा कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। तो अगर मान लो पूछा जाए कि क्या आहार नाल में जितने भी भाग हैं उन हर भागों में भोजन का पाचन होता है क्या, तो आप कहोगे नहीं, ऐसा नहीं होता। आहार नाल के प्रमुख रूप से ये 4 भाग हैं। कौन कौन सा? मुखगुहा, आमाशय, ग्रहणी और छोटी आंत्र। मुख्य रूप से इन्हीं 4 पार्टों में ही भोजन का पूरा पाचन हो जाता है। अब अगर कोई पूछे कि भाई भोजन के पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है, तो आप कहोगे भोजन के पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? मुखगुहा से होती है। और भोजन का अंत तक पाचन कहाँ हो जाता है, तो बताओगे सबसे अंतिम पार्ट कौन है? छोटी आंत्र। यहाँ पर भोजन का संपूर्ण पाचन पूरा हो जाता है। यहाँ पर एक बात यह भी याद रखनी है, इस भोजन का सबसे अधिक पाचन कहाँ पे होता है? आपको भोजन का सबसे अधिक पाचन हमारा कहाँ होता है? छोटी आंत्र में होता है। यहाँ पर भोजन का सबसे अधिक पाचन होता है। चले, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सीखेंगे कि भाई अलग अलग पार्ट देखेंगे। मुखगुहा में भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है, आमाशय में किस प्रकार से होता है, इसी प्रकार से ग्रहणी और छोटी आंत में भोजन का पाचन किस प्रकार से संपन्न होता है, तो अलग अलग पार्ट करके पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं, कहां से? मुखगुहा से। आइए मुखगुहा से शुरू करते हैं। थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं। इसको छोटा कर दिए है। अब अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे, तो पहले शुरू करते हैं कहां से? मुखगुहा से, कि मुखगुहा में भाई पाचन किस प्रकार से संपन्न होता है। तो यहाँ पर हम हेडिंग भी लिख दे रहे हैं, इस प्रकार से को अलग कर दे रहे हैं। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, मान लीजिए मुखगुहा में पाचन, मुखगुहा में पाचन। तो मुखगुहा में पाचन किस प्रकार से होता है, ध्यान देना। देखिए, जो भोजन आप ग्रहण करते हैं पहले वह भोजन कहाँ जाता है? मुखगुहा में ही जाता है। जो भोजन आप ग्रहण करते हैं पहले वह भोजन मुखगुहा में ही जाता है। और मुखगुहा में क्या होता है? मुखगुहा में दांत, जीभ ये सब पाए जाते हैं। तथा यहाँ पर ना, यहाँ पर 6 लार ग्रंथियां भी होती हैं। 2 लार ग्रंथि यहाँ पे है कान के पास, उसके बाद 2 यहाँ पीछे है और 2 यहाँ पे, 6 लार ग्रंथियां भी हैं। तो जब आप भोजन ग्रहण करते हैं तो जो भोजन आप ग्रहण किए हैं पहले वह मुखगुहा में जाता है। अब मुखगुहा में उपस्थित क्या होता है? मुखगुहा में दांत होता है, मुखगुहा में जीभ होता है। तो दांतों के द्वारा उस ग्रहण किए गए भोजन को चबाया जाता है। पहले दांतों के द्वारा भोजन को चबाया जाएगा और चबाते समय क्या होता है, जो जीभ होता है उस भोजन को उलटता पलटता है और उलट पलट कर लार ग्रंथियों से आए हुए लार को भोजन में भली भांत मिलाता है, जिससे कि भोजन जो हमारा है वह एकदम लेई के समान हो जाता है। जब भोजन लेई के समान होगा तो हम भोजन को निगलेंगे। निगलने के बाद क्या होता है? निगलने के बाद वह जो भोजन है ऐसे मुखगुहा से आगे बढ़कर ग्रसनी और ग्रास नाल में से फिसलता हुआ आमाशय में पहुंचता है। पुनः एक बार बताते हैं, जो भोजन आप ग्रहण करते हैं, ग्रहण किए गए भोजन को पहले आप मुखगुहा में लेते हैं। जब मुखगुहा में लेंगे तो मुखगुहा में भाई दांत होता है, दांतों द्वारा हम भोजन को चबाते हैं। और जो हमारा जीभ है, जीभ भोजन को उलटता पलटता रहता है और उसके साथ साथ वह लार ग्रंथियों से आए हुए लार को भोजन में भली भांत मिलाता है। अब एक बात यहाँ पे याद रखनी है, जो लार होता है
लार में लार में टायलिन नाम का एक एंजाइम पाया जाता है। लार में टायलिन नाम का एक एंजाइम पाया जाता है और ये एंजाइम क्या करता है, ये एंजाइम जो भोजन में उपस्थित स्टार्च होता है उस स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित कर देता है। तो याद रखना कि भाई लार जो होता है, भोजन के लार में कौन सा एंजाइम मिलता है, आप कहोगे भोजन के लार में टायलिन नामक एंजाइम मिलता है। और ये एंजाइम करता क्या, यह एंजाइम भोजन में उपस्थित जो स्टार्च होता है स्टार्च को शर्करा में कन्वर्ट कर देता है। अब यहाँ पर बात यह आती है कि कोई पूछे कि एंजाइम क्या है। देखिए एंजाइम क्या है इसको हम अलग समझेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे फिर भी समझ ले रहे हैं। एंजाइम क्या होता है, एंजाइम उत्प्रेरक होते हैं। उत्प्रेरक मतलब क्या होता है भाई, जो किसी अभिक्रिया को उत्प्रेरित करे। एंजाइम जो है उत्प्रेरक का काम करते हैं। उत्प्रेरक मतलब क्या होता है, जो किसी रिएक्शन को किसी अभिक्रिया को उत्प्रेरित करे। तो अब जैसे हम कहें कि भाई स्टार्च से शर्करा बनाना है, तो स्टार्च से शर्करा डायरेक्ट नहीं बन जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई उसको उत्प्रेरित करने वाला कोई नहीं है। जब तक स्टार्च को शर्करा बनाने के लिए कोई प्रेरित नहीं करेगा तब तक स्टार्च शर्करा में परिवर्तित नहीं होगा। तो जो लार है, लार में जो टालिन नामक एंजाइम होता है, यही एंजाइम क्या करता है, यह एंजाइम स्टार्च को उत्प्रेरित करता है, अर्थात प्रेरित करता है काहे के लिए, शर्करा में परिवर्तित होने के लिए। इसलिए जो हमारा टालिन नामक एंजाइम है उत्प्रेरक का काम करेगा। उत्प्रेरक क्या होता है, जो किसी अभिक्रिया को उत्प्रेरित करे अर्थात अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए उस अभिक्रिया को प्रेरित करे। तो इसी टालिन नामक एंजाइम के प्रभाव से हमारे भोजन में उपस्थित जो स्टार्च होता है वह शर्करा में बदल जाता है। अब अगर कोई पूछे कि स्टार्च है क्या, तो आप बोलना भाई स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है। शर्करा क्या है, शर्करा भी कार्बोहाइड्रेट है। अब अगर कोई पूछे कि भाई अगर दोनों कार्बोहाइड्रेट ही हैं तो स्टार्च को शर्करा में कन्वर्ट करने की जरूरत क्या है। देखिए सही बात क्या है, जब पाचन होता है तो पाचन के फलस्वरूप जो भोजन के बड़े अणु होते हैं उनको छोटा किया जाता है। इतना छोटा किया जाता है जिससे कि वह कोशिकाओं में ठीक प्रकार से विलीन हो सके, कोशिकाओं में विसरण उनका हो सके या विसरणशील हो। तो कोशिकाओं में विसरित करने के लिए उनको छोटा करना होता है। तो जो हमारा स्टार्च है यह भी कार्बोहाइड्रेट है, शर्करा भी कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन दोनों अंतर यह है कि जो स्टार्च है यह कार्बोहाइड्रेट का एक बड़ा अणु है और जो हमारा शर्करा है, शर्करा कार्बोहाइड्रेट का छोटा अणु है। तो स्टार्च को शर्करा में इसीलिए कन्वर्ट करते हैं जिससे कि स्टार्च जो कि भोजन का एक बड़ा अणु है, कार्बोहाइड्रेट का एक बड़ा अणु है, वह क्या हो, शर्करा नामक कार्बोहाइड्रेट के छोटे अणु में कन्वर्ट हो जाए। छोटे अणु में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, छोटे अणु में कन्वर्ट होगा तो वह कोशिका में विसरणशील होगा, कोशिका में पहुंचने योग्य रहेगा। अगर वह स्टार्च है और स्टार्च में ही रह जाए तो क्या होगा, बड़ा अणु रहेगा, कोशिका में पहुंच नहीं पाएगा। जब तो कोशिका में नहीं पहुंचेगा तो पोषण की प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी। तो पोषण की प्रक्रिया संपन्न करवाने के लिए उनको छोटा करना है, छोटा करने के लिए उनका पाचन हो रहा। और एंजाइम से क्या कर रहे हैं, एंजाइम उन बड़े अणुओं को छोटा कर रहे हैं। जिस प्रकार से क्या हुआ कि स्टार्च जो कि कार्बोहाइड्रेट का बड़ा अणु होता है उसको हमारा लार में उपस्थित जो टालिन नामक एंजाइम था शर्करा नामक छोटे अणुओं में क्या किया, तोड़ दिया। तो यहाँ पर इस प्रकार से भोजन का पाचन हो गया क्या, आरंभ। तो इसीलिए कहा जाता है, अभी शुरुआत में बताया आपसे, क्या शुरुआत में बताया कि भोजन के पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है, मुखगुहा से होती है। तो यहाँ पे दिख भी रहा है कि भाई इस मुखगुहा में भोजन का पाचन शुरू हो गया। क्यों, क्योंकि मुखगुहा में जो लार था वह लार जो है उसमें उपस्थित टालिन नामक एंजाइम भोजन में उपस्थित स्टार्च को, स्टार्च नामक बड़े अणु को कार्बोहाइड्रेट सॉरी शर्करा नामक छोटे अणु में कन्वर्ट कर दिया। इस प्रकार से भोजन के पाचन की क्या हो गई, शुरुआत हो गई। तो यहाँ पे यह बात स्पष्ट होगी भाई भोजन के पाचन की शुरुआत मुखगुहा से होती है। फिर क्या हुआ, जब भोजन में आप जब भोजन में लार मिल जाता है भली भांत तो भोजन क्या होता है, एकदम लेई के समान हो जाता है। अब उस भोजन को हम निगलते हैं, जैसे ही भोजन निगलेंगे, निगलते ही भोजन ग्रसनी और ग्रास नाल यहाँ पे है, ग्रसनी और ग्रास नाल में ठहरता नहीं बल्कि उनमें फिसलता हुआ पहुंच जाता है कहाँ, आमाशय में। इसे जब आप भोजन करते हैं तो क्या होता है, भोजन आप करते हैं तो आपको फील होता है कि जब आप निगलते हैं भोजन तो यहाँ से फिसलता हुआ क्या होता है, भोजन आमाशय तक आता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे रुकता है। तो भोजन कहाँ पहुंच गया, आमाशय में पहुंच गया। अब आमाशय में पहुंचेगा तो भाई पाचन आमाशय में पढ़ेंगे। मुखगुहा का पाचन पढ़ लिए। मुखगुहा में पाचन की सबसे बड़ी विशेषता थी, क्या थी, मुखगुहा के पाचन की सबसे बड़ी विशेषता थी कि मुखगुहा में भोजन क्या होता है, दांतों द्वारा चबाया जाता है और जीभ द्वारा उसमें लार मिलाते हैं। लार में टालिन नामक एंजाइम होता है जो भोजन में उपस्थित स्टार्च को शर्करा में कन्वर्ट कर देता है।
ये हो गया मुख गुहा में पाचन। फिर क्या हुआ, भोजन को निगले और निगला हुआ भोजन कहाँ पहुंच गया, फिसलता हुआ ग्रसनी ग्रासनाल में से होता हुआ आमाशय में आ गया। अब जो आमाशय में आया तो कहाँ पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे आमाशय में पाचन। अब पढ़ेंगे आमाशय में पाचन। देखो आमाशय में पाचन किस प्रकार से होता है, आमाशय में पाचन किस प्रकार से होता है। देखिए जब भोजन आमाशय में पहुंचता है तो आमाशय में क्रमांकुचन गतियां होती हैं। आमाशय में क्रमांकुचन गतियां होती हैं। क्रमांकुचन गति मतलब क्या होता है, क्रमांकुचन गति का मतलब होता है यह जो आमाशय में पहुंचा भोजन है वह एक बार इस प्रकार से इधर आएगा, फिर उधर जाएगा। ऐसे ही भोजन क्या होता है, उलटता पलटता रहता, अर्थात अप डाउन होता रहता। तो भोजन जब आमाशय में पहुंचता है, आमाशय में क्रमांकुचन गति होती है। क्रमांकुचन गति के फलस्वरूप जो भोजन है वह एक बार अप होता है, डाउन होता है, इस प्रकार से अप डाउन होता रहता है। तो बोलते क्रमांकुचन गति हो रही। अगर कोई पूछे क्रमांकुचन गति होती क्यों है, तो क्या होता है कि जो हमारा आमाशय, आमाशय की दीवार में जठर ग्रंथियां मिलती हैं। ध्यान देना, आमाशय जो है, आमाशय की दीवार में मिलती हैं क्या, आमाशय की दीवार में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। और जो जठर ग्रंथियां होती हैं, इन जठर ग्रंथियों से जठर रस का श्रावण होता है। आमाशय की दीवार में जठर ग्रंथियां मिलती हैं और जो जठर ग्रंथियां होती हैं उन ग्रंथियों से जठर रस नामक जठर रस का श्रावण होता है। अब जो जठर रस है, जठर रस में मुख्य रूप से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, जठर लाइपेज, ये सारे पदार्थ विद्यमान होते हैं। तो चलिए अगर हम कहें कि भाई आमाशय की दीवार में क्या मिलता है आपको, भाई आमाशय की दीवार में जठर ग्रंथियां मिलती हैं। ये ग्रंथि शब्द का अर्थ क्या होता है, जब कभी हम ग्रंथ शब्द का प्रयोग करें तो ग्रंथ शब्द का अर्थ होता है ना, ग्रंथि ऐसे अंग होते हैं जिनसे किसी पदार्थ का श्रावण होता है। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या, लार ग्रंथि। तो लार ग्रंथि क्या करती है, लार का श्रावण करती है। यकृत ग्रंथि क्या करती है, यकृत ग्रंथि पित्तरस का श्रावण करती है। तो जब हम ग्रंथि शब्द बोले तो बोलना भाई ग्रंथि क्या होता है, ग्रंथि भी अंग ही है। ग्रंथि ऐसे अंग होते हैं जिनसे क्या होता है, किसी विशेष प्रकार के पदार्थ का श्रावण होता है, अर्थात कोई विशेष प्रकार का पदार्थ उन ग्रंथियों से सीक्रेट होता है, निकलता है, स्रावित होता है। तो चले आमाशय की दीवार में क्या मिलता है, आमाशय की दीवार में जठर ग्रंथियां मिलती हैं। जठर ग्रंथियों से क्या स्रावित होता है, जठर ग्रंथियों से जठर रस स्रावित होता है। जठर रस में क्या होता है, जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, जठर लाइपेज, इस प्रकार के पदार्थ विद्यमान होते हैं। तो अब ये जितने भी पदार्थ हैं, इन पदार्थों का काम क्या होता है, ये जितने भी पदार्थ हैं या भोजन के पाचन में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। तो शुरू करते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारा क्या करता है, देखिए जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को अम्लीय बनाता, क्यों, क्योंकि अम्ल है ना, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्ल है इसलिए भोजन को अम्लीय बनाता है। साथ साथ क्या करता है, यह भोजन में उपस्थित जो हानिकारक कीटाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं, इन सबको विनष्ट करता है, नष्ट करने का काम करता है। तो दो बात याद रखनी है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का नहीं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलता कहाँ है, आप कहोगे जठर रस में मिलता। काम क्या होता है, यह भोजन में, यह जो भोजन है भोजन को अम्लीय बनाता है। दूसरी बात, यह भोजन के साथ आए हुए जो कीटाणु आदि होते हैं उनको विनष्ट करता है, उनका विनाश करने का काम करता है। साथ ही साथ यह भोजन को सड़ने से बचाता है। कितने काम हो गए, यहाँ पे हम लोग 3 काम तो पढ़ लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि जठर रस में मिलता है, यह भोजन को अम्लीय बनाता है, भोजन को सड़ने से बचाता है और भोजन के साथ आए हुए जो हानिकारक कीटाणु आदि होते हैं उनका विनाश करने का काम करता है। इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक काम और है, देखिए यहाँ पर जो पेप्सिनोजन है, प्रोरेनिन है, तो पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन ये दोनों ही क्या है, ये दोनों एंजाइम्स हैं। तो पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन दोनों एंजाइम हैं, लेकिन ये एंजाइम अपनी निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं। निष्क्रिय अवस्था मतलब ये होता है कि अभी एंजाइम तो है लेकिन ये अपना काम नहीं कर पाते। इनको अपना काम करने के लिए इनको सक्रिय अवस्था में आना होता है। तो यह निष्क्रिय एंजाइम्स को सक्रिय करने का काम भी हमारा कौन करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है। तो आपको याद रखना कि भाई कोई पूछे कि पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन जो दोनों एंजाइम हैं, इन एंजाइम्स
की अवस्था कैसी होती है? आप कहोगे वास्तव में ये एंजाइम जो होते हैं निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं, लेकिन इन निष्क्रिय एंजाइम्स को सक्रिय करने का काम हमारा कौन करता है? इन निष्क्रिय एंजाइम्स को सक्रिय करने का काम हमारा कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है। तो चलें, अभी हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम सीखे, अब सीखते हैं कि पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन और जेटरलाइपेज का काम क्या होता है। थोड़ा मिटा दे रहे हैं इतना। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम क्या होता है भाई? यह भोजन को सड़ने से बचाता है, भोजन को अम्लीय बनाता है और भोजन के साथ आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, उनको नष्ट करता है। और इसके साथ साथ वह पेप्सिनोजन और प्रोनिन नामक जो निष्क्रिय एंजाइम्स होते हैं उनको सक्रिय एंजाइम्स में कन्वर्ट करता है। अब अलग अलग जो एंजाइम्स हैं, जैसे कि हमारा कौन हो गया, पेप्सिनोजन हो गया, तो इसका काम क्या होता है? तो पहले सीखते हैं कहां से? पेप्सिनोजन से। तो यहां आप लिख दे रहे हैं पेप्सिनोजन का काम क्या होता है। देखिए, जो पेप्सिनोजन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? पेप्सिनोजन नामक निष्क्रिय एंजाइम को पेप्सिन नामक सक्रिय एंजाइम में पहले बदलता है। तो सर्वप्रथम क्या होता है? सर्वप्रथम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रभाव से, ध्यान देना, सर्वप्रथम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रभाव से जो पेप्सिनोजन नामक निष्क्रिय एंजाइम था वह पेप्सिन नामक सक्रिय एंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे ही वह पेप्सिन नामक सक्रिय एंजाइम में कन्वर्ट होता है, तुरंत ही वह भोजन में उपस्थित जो प्रोटीन है उस प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। अब कोई पूछे कि क्यों भाई, आप बोलना क्या होता है कि प्रोटीन जो है भोजन का बड़ा अणु है। अब वह जब बड़ा अणु रहेगा तो वह बड़ा अणु तो कोशिका में विलीन हो नहीं पाएगा, क्योंकि भाई कोशिका बहुत छोटी होती है। तो कोशिका में विलीन करने के लिए, कोशिका में पहुंचाने के लिए प्रोटीन जो कि बड़ा अणु है उसको छोटे अणु में कन्वर्ट करना है। तो कौन कन्वर्ट कर रहा? हमारा पेप्सिन नामक एंजाइम। पहले यह पेप्सिन किस अवस्था में था? निष्क्रिय अवस्था में। जब निष्क्रिय अवस्था में था तो नाम क्या था? पेप्सिनोजन। तो हो गया। तो क्या हुआ? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रभाव से पेप्सिनोजन नामक निष्क्रिय एंजाइम पेप्सिन नामक सक्रिय एंजाइम में कन्वर्ट हुआ, और जैसे ही यह पेप्सिन में कन्वर्ट हुआ तुरंत ही भोजन में उपस्थित प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर यहाँ पे कोई एक बात पूछे, आप ये बताएं कि प्रोटीन के अणु बड़े होंगे कि पेप्टोन के अणु बड़े होंगे? आप कहना भाई प्रोटीन के अणु बड़े होंगे। वही बड़ा अणु है, उसको छोटे में कन्वर्ट कर रहे हैं, और छोटे में कन्वर्ट करना ही तो पाचन है। तो चले, पाचन का मतलब ही होता है कि बड़े अणुओं को छोटा करना, जटिल अणुओं को सरल करना। ये हो गया। इसी प्रकार से जो हमारा प्रोरेनिन था, प्रोरेनिन भी प्रोरेनिन भी क्या होता है? प्रोरेनिन भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रभाव से रेनिन में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोरेनिन जो कि निष्क्रिय एंजाइम था वह भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रभाव से रेनिन नामक सक्रिय एंजाइम में कन्वर्ट होता है। और जैसे ही वह रेनिन नामक सक्रिय एंजाइम में कन्वर्ट होता है तो तुरंत ही वह भोजन में उपस्थित जो दूध होता है दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। तो ये हो गया। अगर कोई पूछे कि भाई दूध का पाचन करने वाला एंजाइम कौन है, आप कहोगे दूध को पचाने वाला एंजाइम हमारा कौन है? रेनिन। और रेनिन की कारण ही जो दूध होता है वह दही में पच जाता है या दही में बदल जाता है। अब यहाँ पे तीसरा कौन है? जठर लाइपेज है। जठर लाइपेज का काम क्या होता है? जठर लाइपेज क्या करता है भाई? यह भोजन में उपस्थित जो वसीय पदार्थ होता है अर्थात वसा होता है, भोजन में उपस्थित वसा को यह वसीय अम्लों में बदलता है, वसीय अम्लों में परिवर्तित करता। तो ये इतना हो गया। इन सबका पाचन कहाँ पे हो रहा है? आमाशय में। तो अगर हम एक बार पुनः देखें तो कहेंगे क्या होता है? जब भोजन आमाशय में पहुंचता है तो आमाशय में जो भोजन पहुंचा है उस भोजन आमाशय में चूंकि क्रमांकुचन गति होती, क्रमांकुचन गति के फलस्वरूप जो भोजन है वह ऐसे अप डाउन होता रहता, और उसी समय जो आमाशय के दीवार में जठर ग्रंथियां मिलती हैं उनसे निकलने जठर रस जो होता है क्रमांकुचन के फलस्वरूप वह जठर रस भोजन में भली भांति मिल जाता है। अब उस जठर रस में जो पदार्थ हैं उन पदार्थों के द्वारा, जैसे कि सब पदार्थ हैं, इन पदार्थों के द्वारा भोजन का पाचन होता है। भोजन का पाचन होता रहता है और साथ साथ क्रमांकुचन गति के फलस्वरूप धीरे धीरे क्या होता है? क्रमांकुचन गति तीव्र होती है। शुरुआत में क्रमांकुचन गति धीरे रहती है, लेकिन जब उसमें जठर रस ठीक प्रकार से मिल जाता है तब क्रमांकुचन गति कुछ तीव्र हो जाती है। तो जब क्रमांकुचन गति तीव्र होती है तो क्या होता है? क्रमांकुचन गति तीव्र होती है तो क्रमांकुचन गति के झटके के कारण क्या होता है? भोजन जो है, भोजन का थोड़ा थोड़ा पार्ट ग्रहणी में आता रहता है। अब उस भोजन के पार्ट को हम काइम कहते हैं।
कब कायम कहेंगे? जब भाई आमाशय में उसका पाचन हो जाएगा, तब उस भोजन को हम कायम कहते हैं। क्या होता है कि जब शुरुआत में तो क्रमांकुचन गति धीरे रहती है, लेकिन जठर रस के मिल जाने से क्रमांकुचन गति तीव्र होती है। क्रमांकुचन गति तीव्र होगी तो झटके के साथ भोजन का क्रमांकुचन होता है, और झटके के साथ जब क्रमांकुचन होता है तो उसी के फलस्वरूप भोजन का थोड़ा थोड़ा पार्ट जो होता है वह आमाशय से निकल के कहाँ पहुंचता रहता है? ग्रहणी में पहुंचता रहता है। तो क्या भोजन का सारा पार्ट एक साथ ही ग्रहणी में आता है? क्या नहीं, बल्कि क्रमांकुचन गति होती रहती है, और क्रमांकुचन गति के फलस्वरूप यहाँ पे पालोरिक छिद्र होता है, वह खुल जाता है, और उसके फलस्वरूप क्या होता है, थोड़ा थोड़ा भोजन जो है ग्रहणी में पहुंचता रहता है। जब भोजन ग्रहणी में पहुंचता है तो तब भी भोजन के साथ आकर कुछ लोग मिलते हैं। कौन कौन? देखिए, जब भोजन ग्रहणी में पहुंचता है तो यहाँ पर जो हमारा यकृत है, यकृत में पित्त रस का निर्माण होता है। याद रखना, पित्त रस का निर्माण पित्ताशय में नहीं होता। कहाँ होता है? यकृत में। तो जो यकृत में पित्त रस निर्माण होता है वह पित्ताशय में आकर पित्त रस संचित होता है। आपको याद रखना कि भाई पित्त रस का निर्माण यकृत में होगा, और यकृत में जिस पित्त रस का निर्माण हुआ वह पित्त रस आकर पित्ताशय नामक थैली में संचित होता है। तो जब हमारा भोजन ग्रहणी में आता है, जैसे ही भोजन ग्रहणी में आएगा, थोड़ा इसको बड़ा कर दें क्या? थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं, 1 मिनट। इतना बड़ा कर दिया मान लीजिए, चलिए इतना सिर्फ दिखा रहे हैं, ये मिटा दे रहे हैं। अब ध्यान दें, अब दिखेगा ठीक। सिर्फ यहाँ पे दिख रहा हमारा कौन? ग्रहणी। जब भोजन ग्रहणी में पहुंचता है तो उस समय ग्रहणी में भोजन से आके दो चीजें मिलती हैं। कौन कौन? यहाँ पर पित्ताशय से आया हुआ पित्तरस और अग्न्याशय से आया हुआ अग्न्याशय रस, ये दोनों ही आकर भोजन में मिलते हैं। याद रखना, आमाशय से भोजन क्या होता है? ग्रहणी में पहुंचता है। जब आमाशय से भोजन ग्रहणी में आएगा तो ग्रहणी में आकर दो लोग मिलते हैं। कौन कौन? पित्ताशय से आया हुआ पित्तरस मिलता है, और अग्न्याशय से आया हुआ अग्न्याशय रस मिलता है। अब जो पित्ताशय से आया हुआ पित्तरस मिलता है, पित्तरस में किसी भी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं होता, इसलिए वह भोजन का पाचन तो नहीं करता, सिर्फ पाचन में सहायता करता है। पाचन भाई कब करता है? जब उसमें एंजाइम होते। एंजाइम है नहीं तो पाचन नहीं कर पाता, लेकिन सहायता कैसे करता है? देखिए, जो पित्तरस होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। अभी हम पढ़ के आए हैं कि जब आमाशय में था भोजन तो उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रभाव से वह भोजन अम्लीय हो गया था, लेकिन वह अम्लीय भोजन जब ग्रहणी में पहुंचता है तो ग्रहणी में जब पित्तरस आके मिलता है भोजन से, तो पित्तरस चूंकि क्षारीय प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होने के कारण वह पित्तरस उस भोजन की अम्लीयता को दूर कर देता है। तो पितरस का पहला काम बताओ, बोला भाई पितरस क्षारीय प्रकृति का होता है, वह ग्रहणी में आकर जब भोजन से मिलता है तो भोजन की अम्लीयता को दूर करने का काम करता है। साथ साथ जो हमारा पितरस होता है वह भोजन में उपस्थित जो वसा के बड़े अणु होते हैं, वसा के बड़े अणुओं को छोटे छोटे बिंदुकों में तोड़ देता है, जिससे कि वसा का पाचन ठीक प्रकार से हो सके। तो ये दो काम हो गया। पितरस का पहला काम बताओ कि भाई पितरस जो होता है वह क्षारीय प्रकृति का होता है और भोजन की अम्लीयता को दूर करने का काम करता है, तथा पितरस जो होता है, पितरस भोजन में उपस्थित जो वसा होता है, वसा के बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देता है, जिससे कि भोजन का पाचन ठीक प्रकार से संपन्न हो सके। तो ये रहा पितरस का काम। बाकी यहाँ पर जो भोजन में अग्न्याशय से आया हुआ अग्न्याशय रस मिलता है, अग्न्याशय रस जो होता है, अग्न्याशय रस में एंजाइम पाए जाते हैं। क्योंकि अग्न्याशय रस में एंजाइम मिलते हैं इसलिए भोजन के पाचन में सहायता करता है। अब बात आती है कि भाई अग्न्याशय रस में कौन कौन से एंजाइम मिलते हैं? तो देखिए, अग्न्याशय रस में एक एंजाइम तो ट्रिप्सिन मिलता है। अग्न्याशय रस में एक एंजाइम मिलता है हमारा कौन? ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन क्या करता है? यह क्या करता है भाई? प्रोटीन जो है भोजन में उपस्थित प्रोटीन को यह भी पेप्टोन और पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। पेप्टोन और पेप्टाइड, पेप्टाइड क्या है? कुछ नहीं, पेप्टाइड प्रोटीन के छोटे अणु है। इन्हीं पेप्टाइडों से मिलकर ही क्या होता है भाई? छोटे छोटे पेप्टाइड, या कह दो कि छोटे छोटे पेप्टाइड से मिलकर प्रोटीन का निर्माण होता है। तो हमारा ट्रिप्सिन क्या करता है? ट्रिप्सिन कहाँ मिलता? अग्न्याशय जो है, अग्न्याशय में अग्न्याशयी रस निकलता है। अग्न्याशय से निकलने वाला अग्न्याशयी रस जो है आके ग्रहणी में भोजन से मिलता है। उस अग्न्याशयी रस में क्या होता है? ट्रिप्सिन नामक एंजाइम होता है। यह एंजाइम क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन और पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। उसके बाद इसमें
एक एंजाइम और मिलता है, कौन? अग्न्याशयी लाइपेज। अग्न्याशयी लाइपेज मिलता है। तो अग्न्याशयी लाइपेज क्या करता है? अग्न्याशयी लाइपेज का भी काम ऐसे ही है। यह वसा को यह वसा को वसीय अम्ल वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलता है। वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलता है। इसी प्रकार से इसमें एक अन्य एंजाइम भी पाया जाता है, उसे बोलते हैं क्या? अग्न्याशयी अग्न्याशयी एमाइलेज। अग्न्याशयी एमाइलेज। तो ये क्या करता है? अग्न्याशयी एमाइलेज क्या करता है? यह भोजन में उपस्थित जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जैसे कि स्टार्च हो गया, यह स्टार्च को शर्करा में कन्वर्ट करने का काम करता है। स्टार्च को शर्करा में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ये यहाँ पे 3 हो गए। तो अगर हम कहें कि अग्न्याशयी रस में क्या क्या मिलता है? अग्न्याशयी रस में 3 एंजाइम, कौन? ट्रिप्सिन, अग्न्याशयी लाइपेज, अग्न्याशयी एमाइलेज। काम क्या है भाई? ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन और पेप्टाइड में बदलता है। अग्न्याशयी रस क्या नहीं, अग्न्याशयी लाइपेज क्या कर रहा है? वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल रहा है। इसी प्रकार जो हमारा अग्न्याशयी एमाइलेज है, वो क्या कर रहा है भाई? स्टार्च को शर्करा में कन्वर्ट करता है। तो ये सारा हो गया क्या? अग्न्याशय में उपस्थित जो एंजाइम्स है, उनके द्वारा किस प्रकार से भोजन का पाचन किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे क्या? अब हम पढ़ेंगे कि ग्रहणी से भोजन कहाँ पहुंच रहा है भाई? ग्रहणी से ऐसे बड़ी आंत्र के पीछे से होके भोजन कहाँ आ रहा है? छोटी आंत्र में आ रहा है। तो छोटी आंत्र में भी पाचन होगा। तो छोटी आंत्र में पाचन कैसे होगा? छोटी आंत्र की दीवार में भी क्या होता है? छोटी आंत्र की दीवार से भी आंतरीय रस का स्रावण होता है। तो छोटी आंत्र जो है, उसकी दीवार से आंतरीय रस का स्रावण होता है। उस आंतरीय रस में भी क्या होता है? एंजाइम्स पाए जाते हैं, और उन एंजाइम्स के द्वारा भी भोजन का पाचन संपन्न होता है। तो कौन कौन से एंजाइम्स मिलते हैं आंतरिक रस में, वो पढ़ लीजिए। आंतरिक रस में कौन कौन से एंजाइम मिलते हैं, आइए देखते हैं। आंतरिक रस, ग्रहणी के बाद भोजन कहाँ पहुंचता है? आंत में पहुंचता है। आंत्र की दीवार से आंतरिक रस का स्रावण होता है। ये आंतरिक रस भी भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। आंतरिक रस कौन कौन से हैं? एक तो हमारा इरेप्सिन है। इरेप्सिन, इरेप्सिन क्या करता है? इरेप्सिन वही भोजन में उपस्थित जो प्रोटीन है, प्रोटीन को उसके सबसे छोटे अणु अर्थात किसमें? एमिनो अम्ल में बदल देता है। एमिनो अम्ल में ही क्यों बदल रहा है? आप ये जान लीजिए कि जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन का निर्माण वास्तव में एमिनो अम्ल की सहायता से ही होता है। प्रोटीन हमारा एक बहुलक है, जो कि बहुत सारे एकलकों से बना होता है। कौन से एकलक हैं? एमिनो अम्ल। कैसे? जैसे अगर हम कहें कि मान लो एक माला होती है, तो माला का निर्माण बहुत सारे मोतियों से होता है। जो बहुत सारे मोती हैं, वो अलग अलग मोती जो है एमिनो अम्ल का काम करते हैं। और बहुत सारे मोती मिलकर जिस प्रकार से माला का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार से बहुत सारे एमिनो अम्ल मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। तो अगर इस प्रकार से हम कॉन्सेप्ट देखें, तो प्रोटीन बड़ा कि एमिनो अम्ल? तो भाई प्रोटीन तो एक माला की तरह है और एमिनो अम्ल उसके मोती की तरह है। इस प्रकार देखिए भाई, प्रोटीन बड़ा होता है, एमिनो अम्ल क्या होते हैं? छोटे होते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार से माला बड़ा होता है, उसकी मोतियां छोटी होती हैं। तो ये हो गया, प्रोटीन से एमिनो अम्ल में कन्वर्ट करता है इरेप्सिन। इसी प्रकार से हमारे अग्न्याशय के सॉरी हमारे छोटे आंत्र के आंतरिक रस में इरेप्सिन के अलावा क्या मिलता है? इरेप्सिन के अलावा इसमें आंतरीय लाइपेज मिलता है। जो आंतरिक लाइपेज, ये क्या करता है भाई? आंतरिक लाइपेज जो है, आंतरिक लाइपेज का भी काम है, यह वसा को वसीय अम्ल और मोनोग्लिसराइड में बदलता है। मोनोग्लिसराइड में बदलता है। तो मोनोग्लिसराइड में बदलने का मतलब क्या हुआ? कि मोनोग्लिसराइड क्या भाई? उस वसा का सबसे छोटा अणु है, अर्थात उस वसा का पाचन मोनोग्लिसराइड में हो जाता है। और एक बात यहाँ पे याद रखनी है, आंतरिक रस में इसके अलावा आंतरिक रस में इसके अलावा कुछ कार्बोहाइड्रेजेज मिलते हैं। कार्बोहाइड्रेजेज क्या है? कार्बोहाइड्रेजेज हैं कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने वाले एंजाइम। तो कार्बोहाइड्रेजेज क्या करते हैं? ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट किसी भी प्रकार का हो, चाहे वह माल्टोज हो, सुक्रोज हो, किसी भी प्रकार का कार्बोहाइड्रेट रहेगा, उस कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेंगे
और कार्बोहाइड्रेट का पाचन करके उसको ग्लूकोज, गैलेक्टोज आदि कार्बोहाइड्रेटों में तोड़ देते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट के बड़े अणु होते हैं, कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, उन कार्बोहाइड्रेट के बड़े अणुओं को ग्लूकोज, गैलेक्टोज इन सब छोटे अणुओं में कन्वर्ट कर देता है। तो इस प्रकार से हमारे भोजन का पाचन पूरा होता है। अगर एक बात यहाँ पे याद रखें कि भोजन के पाचन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभा रहा है, एंजाइम। तो जहां जहां आहार नाल के जिस जिस पार्ट में एंजाइम रहेंगे, वह एंजाइम ही भोजन के पाचन में सहायता करेंगे। जैसे कि आपसे बताया क्या कि भाई मुख गुहा में, थोड़ा सा छोटा करें, ये मिटा दे रहे हैं भाई, हम बताए कि मुख गुहा में क्या होता है, मुख गुहा में एंजाइम पाया जाता है। कौन सा, मुख गुहा में लार में टालिन पाया जाता है। जो टालिन नामक एंजाइम है वह भोजन के स्टार्च को शर्करा में बदलता है, तो वहां पे एंजाइम था। आमाशय में एंजाइम मिले तो वहां पर पाचन हुआ। उसके बाद एंजाइम कहाँ मिले, उसके बाद एंजाइम मिल रहे थे ग्रहणी में, फिर छोटी आंत्र में, फिर बड़ी आंत्र में। तो जहां जहां एंजाइम मिला, सॉरी छोटी आंत में, बड़ी आंत में नहीं है, तो जहां जहां एंजाइम मिला उन हर भागों में क्या हुआ, इतना कट गया कोई बात नहीं, वहां पर भोजन का पाचन होता है। इतना पार्ट कट गया, मुख वाला पार्ट, तो कोई बात नहीं, इतने में समझ लेंगे। अब क्या होता है, ये छोटी आंत्र हमारा बना हुआ है, मान लो, ठीक है। हाँ, तो अब क्या होता है, छोटे आंत्र में भोजन का पूरा पाचन प्रारंभ, ओ सॉरी, समाप्त हो जाता है। जब छोटे आंत्र की दीवार में, नहीं, जब छोटे आंत्र में भोजन का पूरा पाचन समाप्त हो जाता है, तो भोजन में उपस्थित जो पोषक पदार्थ हैं, वह पोषक पदार्थ अलग हो जाते हैं, और जो अपशिष्ट है वह बड़ी आंत में पहुंच जाते हैं। तो भोजन में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जिनका पाचन नहीं हो पाता, जो अपचित रहते हैं, वह अपचित भोज्य पदार्थ ऐसे बड़ी आंत में पहुंचते हैं, और बड़ी आंत में पहुंचकर वह इस प्रकार से मलाशय में पहुंचते हैं, और मलाशय से वह मल के रूप में क्या होते हैं, गुदा के रास्ते शरीर से बाहर हो जाते हैं। तो इस अपचित भोज्य पदार्थ का शरीर से बाहर होने की प्रक्रिया उस मल का बहिक्षेपण कहलाता है। उसके बाद लेकिन जिस भोज्य पदार्थ का पाचन हो चुका है, वह भोज्य पदार्थ बड़े आंत में नहीं जाता। जिस भोज्य पदार्थ का पाचन हुआ है, वह पचे हुए जो भोज्य पदार्थ अर्थात भोजन में उपस्थित पोषक पदार्थ हैं, वह इसी छोटी आंत्र में ही रह जाते हैं। और छोटी आंत में क्या होता है, देखिए छोटी आंत में ना इस प्रकार से उभार से मिलते हैं, छोटी आंत में इस प्रकार से उभार से मिलते हैं। तो जो छोटी आंत में इस प्रकार से उभार मिलते हैं, कहाँ, छोटी आंत्र की दीवार में। तो छोटी आंत्र की दीवार में इस प्रकार से उभार पाए जाते हैं, इन उभारों को हम रसांकुर कहते हैं। रसांकुर या इंग्लिश में विलाई कहते हैं, विलाई। तो याद रखें भाई, छोटी आंत की दीवार में इस प्रकार से छोटे छोटे क्या मिलते हैं, छोटी आंत की दीवार में इस प्रकार से छोटे छोटे उभार मिलते हैं, उन उभारों को हम रसांकुर कहते हैं। अब जिस भोजन का पाचन हो गया है, वह भोजन उन रसांकुरों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। आपको याद रखना कि भोजन का पाचन समाप्त कहाँ पे होता है, छोटे आंत में। जब छोटे आंत भोजन का पाचन समाप्त होगा, तो उस छोटे आंत की दीवार में जो उभार मिल रहे हैं अर्थात रसांकुर मिल रहे हैं, वह रसांकुर क्या करते हैं, वह रसांकुर उस पचे हुए भोजन को अवशोषित कर लेते हैं, और पचे हुए भोजन का छोटी आंत्र की दीवार में उपस्थित रसांकुरों के द्वारा अवशोषित कर लेने की प्रक्रिया जो होती है, वही कहलाता है भोजन का क्या, अवशोषण। तो आपको याद रखना, अगर कोई पूछे कि भोजन का अवशोषण क्या है, कोई पूछे कि भोजन का अवशोषण क्या है, भोजन का अवशोषण क्या है, आप कहना भोजन के अवशोषण का अर्थ है जो छोटी आंत्र में पचा हुआ भोज्य पदार्थ होता है, उसमें पोषक पदार्थ उपस्थित होते हैं, उन पचे हुए पोषक पदार्थों का छोटे आंत्र में उपस्थित रसांकुरों के द्वारा अपने अंदर अवशोषित कर दिया जाता है, और इसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, भोजन का अवशोषण। तो भोजन का अवशोषण मुख्य रूप से कहाँ होता है, छोटे आंत्र में। इसके अलावा भोजन का कुछ अवशोषण जो है, भोजन का कुछ अवशोषण इस आमाशय के अंदर भी होता है।
अब क्या होगा, जो अवशोषित भोजन है, अवशोषित भोजन कहाँ पहुंच गया, छोटे आंत की दीवार के अंदर पहुंच गया। अब जो छोटे आंत की दीवार के अंदर रसांकुर हैं, उन रसांकुरों में छोटी छोटी वाहिनियां मिलती हैं। उन वाहिनियों में भोजन विसरित हो जाता है, या पचा हुआ जो भोज्य पदार्थ है, पचा हुआ भोज्य पदार्थ उस रसांकुर के अंदर उपस्थित जो वाहिनियां हैं, उन वाहिनियों में पहुंच जाते हैं। और जब वाहिनियों में पहुंचेंगे तो वाहिनियों में रुधिर है, रुधिर में जाकर वह भोजन मिल जाता है। पचा हुआ भोजन जो रुधिर मिलता है, तो रुधिर के माध्यम से वह भोजन भी फ्लो होता है। अब रुधिर भोजन को लेके जाता है और शरीर की प्रत्येक कोशिका में भोजन को विसरित करता पहुंचा देता है। अर्थात जो अवशोषित भोजन है, वह रसांकुर के अंदर जो ब्लड है, ब्लड में पहुंचेगा और ब्लड के माध्यम से वह पचित भोजन जो है या अवशोषित भोजन जो है, शरीर के प्रत्येक भाग में जाएगा और प्रत्येक भाग की कोशिकाओं में जाके विलीन हो जाएगा। तो कोशिकाओं में विलीन होने की प्रक्रिया को कहते हैं क्या, भोजन का स्वांगीकरण। तो याद रखें, कोई पूछे कि भोजन का स्वांगीकरण क्या है, भोजन का स्वांगीकरण क्या है, आप कहोगे छोटी आंत की दीवार में जो अवशोषित भोजन है, वह ब्लड के माध्यम से शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंचता है और शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंचकर उस कोशिका के अंदर जीव द्रव्य में विलीन हो जाता है। तो पचित भोजन या अवशोषित भोजन का हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में विलीन हो जाने की प्रक्रिया ही कहलाती है क्या, भोजन का स्वांगीकरण। इस प्रकार से भोजन का स्वांगीकरण होता है। और भोजन का स्वांगीकरण हुआ तो पाचन, तो हमारा पोषण जो है पूरा संपन्न हो गया। अर्थात शुरू कहां से हुआ था पोषण, पोषण की शुरुआत हुई थी भोजन के अंतर ग्रहण से। उसके बाद भोजन का पाचन हुआ और छोटे आंत में उसका अवशोषण हुआ, अवशोषण के बाद ब्लड के माध्यम से कोशिका तक पहुंचा और कोशिकाओं में जाके वह भोजन जो है उसका पोषक पदार्थ विलीन हो गया, अर्थात भोजन का स्वांगीकरण हो गया। और यह सारा प्रोसेस जो है पोषण के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से हमारा जो पोषण है वह संपन्न हुआ। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यकृत क्या है, अग्न्याशय क्या है ना, इन सब के बारे में इनका काम तो नहीं बताए हैं, तो इनको हमें आगे पढ़ना। फिलहाल थोड़ा सा आपको जानना कि भाई जो यकृत होता है, यकृत से पित्तरस का स्रावण होता है या यकृत में पित्तरस का निर्माण होता है, और जो अग्न्याशय होता है इसमें अग्न्याशय रस का निर्माण होता है। कुछ बात आपको बता दें, जो अग्न्याशय है हमारा एक मिश्रित ग्रंथि कहलाता है, अग्न्याशय हमारा मिश्रित ग्रंथि कहलाता है। और जो हमारा यकृत है, यकृत जो होता है यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो याद रहे, कोई पूछे भाई शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताओ, तो शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है कौन है, यकृत है। शरीर की मिश्र ग्रंथि कौन है, अग्न्याशय है। तो ये सारी बात हमको पता होना चाहिए। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।